Hello everyone, welcome back with chapter 4th of NCERT Political Science 6th class. Today we will discuss about key elements of democratic government. चैप्टर 4th को आज हम देखेंगे। जैसे कि अपनी सीरीज में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 4 जो चैप्टर 4 है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिंपली होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के लिए, फॉर द पीपल होती है, जो पीपल्स के लिए पॉलिसीज और वेलफेयर के लिए काम करती है डायरेक्टली। एक तरह से कहा जाए तो जो लोगों के लिए जवाबदेही होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। अब हम देखेंगे की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 8 मेजर की एलिमेंट्स होते हैं। पहला देखेंगे पर्सनल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम। सेकंड है पॉलिटिकल फ्रीडम। थर्ड पॉलिटिकल इक्वलिटी। फोर्थ रूल ऑफ लॉ। फिफ्थ कॉमन गुड। सिक्स्थ मानव गरिमा मतलब ह्यूमन डिग्निटी। सेवंथ है बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड गेटिंग इन्वॉल्व। एट्थ है रिस्पेक्ट। रूल ऑफ लॉ सभी विधि के शासन में जो लॉ है, जो कानून है वो सबकी नज़रों में सेम है। जो भी कोई भी क्राइम कर रहा है तो सबके लिए सेम कानून है और सेम ही पनिशमेंट होगी, ये उसमें आएगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी, सभी को पॉलिटिकल जो है इक्वलिटी है, जैसे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, जो भी एलिजिबल है वो उसमें आराम से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिए 8 मेजर एलिमेंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। अभी हम देखेंगे अपार्थेड। ये कॉन्सेप्ट है अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद का बेसिकली मीनिंग होता है अपार्थेड, जैसे कि अपार्थेड इन 1948 टू 1994 इन साउथ अफ्रीका was racial segregation under the all white government of South Africa, which dictated that non-white South African a majority of population, non-white South Africans जो थे वे majority of the population थी, were required to live in separate areas from the white and use separate public facilities and contact between the two groups। जैसे कि हम इस बोर्ड पे देख रहे हैं वाइट एरियाज, जैसे कि ब्रिटिशर जब आए थे तो उन्होंने भी अपने ऑफिसेज में, अपनी बिल्डिंग्स में और जहाँ जहाँ इनका ब्रिटिशर्स के जहाँ इनके ऑफिसेज या कोई भी इनका एरिया होता था वहाँ पे ये एक बोर्ड लगा देते थे। उस बोर्ड पे लिखा होता था डॉग्स, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। यहाँ पे भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था। ये सिंपली यहाँ पे जो है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अपार्थेड में, ये रेसिस के बेस पे, रंग के बेसिस पे यहाँ पे वो था। जैसे कि वाइट एरिया, वाइट जो पीपल्स है उनका एक, वाइट एरिया का मतलब ये नहीं है कि सफ़ेद जगह है कोई, वो ये नहीं है। वाइट एरिया का मतलब ये है एरिया विच इज बिलोंग्स टू वाइट पीपल इन द साउथ अफ्रीका। उसी में जो वाइट एरिया था वो उसी में, जैसे कि जो नॉन वाइट्स हैं वे अलाउड नहीं थे, ब्लैक अलाउड नहीं थे, इंडियंस अलाउड नहीं थे, और कॉलोनाइज्ड जो भी कॉलोनियल थे ब्रिटिश को लेके वे भी नहीं थे यहाँ पे अलाउड। तो ये सिंपली यहाँ पे वो था। अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। सेपरेशन बेस्ड ऑन द रेसिस, रंग के बेस पे सेपरेट कर दिया गया था। पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियंस, कॉलोनाइज्ड रेस। ये जो है वाइट और ब्लैक, इंडियंस, कॉलोनाइज्ड, इसके बेस पे डिवाइड कर दिया गया था लोगों को। नॉट अलाउड टू मिंगल, मिंगल का मतलब होता है मिलना, किसी से कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें। जैसे कई बार हम जैसे कि बोलते हैं कि आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, तो ये जो चीज़ है ना, तो मिंगल यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है मिंगल। अभी जैसे वाइट है, ब्लैक है, इंडियन है, इनका आपस में कांटेक्ट जो है ना वो बिल्कुल जीरो था। उनको अलाउड नहीं था कि वे उनसे मिले या उनसे कांटेक्ट करें। ये सारी चीज़ें नॉट अलाउड टू मिंगल में आएगी। एम्बुलेंसेज फॉर द वाइट पीपल वर वेल इक्विप्ड। जो एम्बुलेंसेज थी वाइट पीपल्स के लिए, जो एम्बुलेंसेज थी उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी, इवन नर्स भी प्रोवाइड होते थे वहाँ पे। और इसमें जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर या जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती थी, जो कि फर्स्ट एड में जो भी ज़रूरत पड़ती है, वे सारी चीज़ें वाइट्स पीपल के लिए एम्बुलेंसेज में होती थी। लेकिन उनके लिए जो नॉन वाइट्स रह गए उनके लिए एम्बुलेंसेज तो होती थी लेकिन उसके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी बिल्कुल भी, इन कंपेरिजन टू वाइट पीपल, जिनके वाइट पीपल के साथ जो होती थी। अफ्रीकन लैंग्वेज स्पोकन बाय द वाइट्स। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है,
जो वाइट्स हैं वो अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जो बाकी सारे बच गए, जो वहाँ के लोकल पीपल है ना, वहाँ पे एक जुलू लैंग्वेज है, वो जुलू लैंग्वेज को बोलते थे बस। और वाइट जो आदमी थे, वाइट पीपल थे, वे अफ्रीकन लैंग्वेज बस वही बोलते थे, लोकल स्पोकन जुलू लैंग्वेज। अब नेल्सन मंडेला की बात करेंगे। नेल्सन मंडेला जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी थी, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। नेल्सन मंडेला फॉट फॉर बाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1994 बिकम डेमोक्रेटिक स्टेट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेल्सन मंडेला ने खुद एक रेशियल जो सेपरेशन है, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा ये उनके उसमें आए थे कॉन्टेक्ट में। और इसमें क्या किया था कि नेल्सन मंडेला बहुत सालों के लिए जेल में भी गए थे अपार्थाइड को मिटाने के लिए, अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए। और फाइनली नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड को बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका से ख़त्म कर दिया गया। तो नेल्सन मंडेला का बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा योगदान रहा है अपार्थाइड को हटाने के लिए। अभी हम देखेंगे पार्टिसिपेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। पार्टिसिपेटिव फोर्स, पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। जैसे हम एग्जांपल लेके चलें, इन इंडिया में अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे जी जो थे, अन्ना हजारे ने क्या किया था, इन्होंने किया था यहाँ पे जंतर मंतर पे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था करप्शन को लेके। लोकायुक्त और ये लोकयुक्त का जो कॉन्सेप्ट लेके आने जा रहे थे, जो एक्ट में था, तो करप्शन को लेके किया था। जो ये प्रोटेस्ट हुआ था ना, यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसमें क्या था कि जो पीपल्स थे ना, जो आम आदमी थे, उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो वही है, इसमें देखते हैं कि पार्टिसिपेटिव फोर्स कैसे काम करता है, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इन चीज़ों को लेके। बाई वोटिंग, वोट करके, वोटिंग से वे पीपल्स जो हैं वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, लीडर को चुनते हैं। और जो लीडर्स होते हैं वे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही मेनली जो है ना डिसीजन लेते हैं, किसके लिए, लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के पॉलिसीज़ के लिए वही डिसीजन लेते हैं। वॉइस ऑफ द पीपल इज़ इंक्लाइंड, जो लोगों की जो आवाज़ होती है उनका जवाबदेही, जैसे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। गवर्नमेंट कैन बी फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जो गवर्नमेंट है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे होगी। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलें, 5 ईयर में री इलेक्शन हो जाएगा, तो देन दे री इलेक्टेड, हर 5 साल में इलेक्शन हो जाएगा। वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग दैम, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं। रैलीज के थ्रू, धरनाज और स्ट्राइक करके, सिग्नेचर कैंपेन जो होते हैं, सिग्नेचर करके जो कैंपेन चलाते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स या कोई भी अपनी ओपिनियन को करके आर्टिकल दे देते हैं, एडिटोरियल दे देते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी एक तरह से पार्टिसिपेटिव फोर्स है। मैगजीन्स में, टीवीज़ के थ्रू। और अब आ गया व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। हम देखेंगे संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर हम डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें, ए सिचुएशन इन विच पीपल एक्सप्रेस डिफरेंसेस इन सेटिस्फाइंग देयर इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट एंड दे एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस फ्रॉम ईच अदर इन accomplishing these goals। फॉर एग्जाम्पल खालिस्तानी इशू, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किसी के बीच में भी हो सकता है। जैसे दो बच्चे हैं, दो किड हैं, उनके बीच में एक चॉकलेट को लेके हो सकता है, चॉकलेट को लेके हो सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी वैल्यूज के बेस पे हो सकता है, कि किसी आइडियोलॉजी के बेस पे हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बेस पे हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट या अलग अलग बेस हो सकते हैं। अगर हम देखें खालिस्तानी इशू जो अभी हुआ था पंजाब में, मेनली पंजाब का ये इशू था, जहाँ पे हमने फ़ॉरेन में भी देखा है, कनाडा में भी इसका इशू इमर्ज हुआ था, क्योंकि पंजाब से जो पीपल हैं, जो पंजाबी पीपल हैं, वे वहाँ पे भी रहते हैं कनाडा में। तो यहाँ पे क्या था, इनकी एक आइडियोलॉजी थी कि खालिस्तान, हमें एक सेपरेट खालिस्तान, एक स्टेट बना दिया जाए, नेशन बना दिया जाए। हम इसको जो
ये वो कर रहे थे, सपोर्टिव जो थे, वे सारे नेशन की जो आइडियोलॉजी थी, नेशन की जो वैल्यूज़ थी ना, उनके अगेंस्ट में थे बिल्कुल। तो उनके अगेंस्ट में थी, एक अगेंस्ट में हो गया, एक फेवर में हो गया, तो उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे ये नेशन है, ये खालिस्तान का जो इशू है, ये है खालिस्तान वाले जो सपोर्ट करते हैं, तो ये दोनों इनके बीच में क्लैशेज हो, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को इमर्ज करते हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कैसे होता है? कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज ड्यू टू लीड्स टू वायलेंस एंड डेथ्स। जैसे आपने देखा होगा खालिस्तान के इशू में वायलेंस, अहिंसा बहुत सारी हुई थी। हमारे इंडियन फ्लैग को भी काफ़ी वो करा, मैं बोलना नहीं चाहता, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें लीड्स टू वायलेंस एंड डेथ्स भी हो सकती है, हत्याएं भी हुई हैं बहुत ज़्यादा, मृत्यु भी। डिस्क्रिमिनेशन इज़ अनदर लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट रहा है। डिस्क्रिमिनेशन बेस पे जब भेदभाव होने लग जाता है, जैसे कि अगर हम लेके चलें, दलित मूवमेंट्स हुए हैं, वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए हैं। तो ये सारे मूवमेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि वे कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा था, वे सारे चीज़ें। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो भी एक रीज़न इसका एस्पेक्ट हुआ। रिलीजियस प्रोसेशंस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। धार्मिक जुलूस जो होते हैं, जैसे अगर हम लेके चलें, कोई एक रिलीजन है, पर्टिकुलर रिलीजन है, उसका कोई भी धार्मिक जुलूस है, कोई भी जैसे यात्रा निकल रही है वहाँ से, और वो इस एरिया से निकल रहे हैं, उस एरिया से निकाल रहे हैं जिस एरिया में उनका रिलीजन के लोग नहीं रहते, अलग ही रिलीजन रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी जो अप्रोच है और उनकी जो अप्रोच है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन क्रिएट होता है। तो धार्मिक जुलूस में भी कई बार देखने को मिलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। रिवर्स एज सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रिवर्स जैसे SYL का जो मुद्दा है, सतलुज यमुना लिंक है, जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में, हरियाणा पंजाब के बीच में। तो इसमें ये होता है कि रिवर्स का जो शेयर होता है ना, पानी का शेयर, ये कितने % किस स्टेट को देना चाहिए? हरियाणा को कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए? ये जितना क्लेम करते हैं वो इनको मिलता नहीं है, ये जितना करते हैं वो उनका मिलता नहीं है। तो वहाँ पे जब है तो रिवर्स के पानी को लेके, रिवर्स को वाटर की शेयरिंग को लेके वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। सेम अगर एग्जांपल लेके चलें, कावेरी जो रिवर है बिटवीन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, वहाँ पे भी इन तीनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। अब हम देखते हैं, हमने कॉन्फ्लिक्ट देख लिया कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसके स्टेजेस होती हैं। देयर आर यूजुअली 6 places of the conflict spectrum. Mild differences, disagreement, असहमति, जहाँ पे असहमति होगी, जैसे फॉर्म लॉज आए थे, 3 फॉर्म लॉ आए थे, उन्होंने फार्मर्स जो थे उन्होंने असहमत कर दिया, डिसएग्रीमेंट था उनका, तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी इमर्ज हुए थे, बहुत सारे किसान, वहाँ पे किसानों की डेथ भी हुई थी, वे सारे कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट में भी कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं, यहाँ पे कंपेन और जो लिटिगेशन और फाइट तो है ही, लड़ाइयों में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही। रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे कर सकते हैं? पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके शांति बनाए रखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण, सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके, सभी को एक समान देख के, इक्वलिटी में सभी को अगर इक्वल राइट्स होंगे तो उनको एक सेग्रीगेशन वाली जो फील है वो आएगी नहीं। स्पेशल प्रोविजंस, जस्टिस, न्याय देकर हम रिजोल्व कर सकते हैं। केयर फॉर गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसी के साथ हम अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और हमारी जो ये सीरीज़ है NCERT फाउंडेशन कोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे रहेगी, हमारे इसी चैनल पे। और आप अपडेट के लिए और आप अगली जो आने वाली जो क्लासेस है उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ अगर चैप्टर से लेकर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके से, तो आप कमेंट कर दीजिए और उसका हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए, सीखते रहिए।